नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आज जो हमारा टॉपिक है जो चल रहा था नीति निर्देशक तत्व, हम उन्हीं की बात करने जा रहे थे। हम अनुच्छेद 40 तक पढ़ चुके थे, तो आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। यह टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनकी बात कर रहे थे और संविधान के भाग 4 में यह वर्णित है। भाग 4 के अंदर यह वर्णित है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये संविधान में दे रखे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य को एक दिशा दिखाने का कार्य करते हैं कि किस तरह एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। हम उनकी बात कर रहे थे और इसमें हम अनुच्छेद 36 पढ़ चुके थे, जिसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। 37 हमने पढ़ा, जिसके अंदर ये बता रखा है कि ये वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता और राज्य को इनके अनुसार कार्य करना चाहिए। ये 37 में बता रखा था। तो इस तरह हमने अनुच्छेद लास्ट जो अनुच्छेद देखा था, 40वां अनुच्छेद देखा था, जो ग्राम पंचायतों की बात करता है, ग्राम स्वराज की बात करता है। ग्राम पंचायतों का बढ़ावा देना चाहिए, इस तरह का निर्माण करना चाहिए जिससे गांधी जी की विचारधारा को लेकर वो चलता है। अनुच्छेद 40 वहां तक हमने पढ़ा। 39 बहुत इंपॉर्टेंट था, समान कार्य का समान वेतन, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। 39 उसमें बहुत सारे और भी बातें दे रखी हैं, तो किस तरह की दशाएं होनी चाहिए वो सब चीजें दे रखी है। बच्चों के लिए क्या करना है, बच्चों को किस तरह का पर्यावरण प्रोवाइड करवाना है राज्य को, यह अनुच्छेद 39 के अंदर दे रखा है। अब आज जो हमारा है अनुच्छेद, वो हम देखेंगे अनुच्छेद 41। अब हम जो अनुच्छेद है 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43, इनको एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो जो अनुच्छेद 41 है वो क्या बात करता है? वो कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात करता है। किसकी बात करता है अनुच्छेद 41? देखिए अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता, लोक सहायता की बात करता है। लोक सहायता की बात करता है, तो काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात करता है 41। तो अर्थात सभी व्यक्तियों को काम मिलना चाहिए, इस तरह की व्यवस्थाएं राज्य को करनी है। शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करनी है। और लोक सहायता में किन किन को बात की है? तो लोक सहायता किन की होनी चाहिए? बुजुर्गों की। जो बुजुर्ग है, पहली बात। इसके अलावा बीमार है, क्या है? बीमार है जो, सॉरी, क्या है? बीमार है, किसी भी बीमारी से बीमार है। इसके अलावा क्या है? वो दिव्यांग है। क्या है? दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब आप समझते हो, जो किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड है उनको हम दिव्यांगों में शामिल करते हैं। इसके अलावा बेकार है, जिसके पास किसी भी तरीके का रोजगार नहीं है, बेकार है। इन चीजों का वर्णन है। बुजुर्गों का वर्णन है कि बुजुर्ग व्यक्ति को पब्लिक असिस्टेंट की आवश्यकता है, उनको पब्लिक सहायता की आवश्यकता है, लोक सहायता की आवश्यकता है। बीमार व्यक्ति को, दिव्यांगों को और बेकार को, ये व्यवस्था किसको करनी है? इनकी सहायता की व्यवस्था, इन पर विशेष सहायता देनी चाहिए राज्य को, तथा शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और काम की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 41 कहता है। इसी को हम 42 से जोड़ेंगे। अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है? इसमें काम के लिए क्या चाहिए? काम के लिए मनोवांछित दशा चाहिए। काम के लिए किस तरह की मनोवांछित दशा प्रोवाइड करवाना राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। राज्य काम के लिए ऐसी दशा
उत्पन्न करवाएं जहां व्यक्ति काम कर सके। इसके अलावा प्रसूति सहायता की बात इसके अंदर कहते हैं, किसकी? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता। और प्रसूति सहायता के अंदर क्या चीज आती है? प्रसूति सहायता के अंदर हम मेटर्निटी जो लीव की बात करते हैं, है ना, लीव की बात करते हैं, इस समय जो मेटर्निटी लीव मिलती है, इसके अलावा उनको अनेक प्रकार की जो सहायता, इस समय भी बहुत सारी ऐसी सहायता चल रही है, जननी नाम से बहुत सारी ऐसी सहायता राज्य के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसूतियों को टीका लगवाने की बात की जाती है, उनको घर पे जाके भी देखने की बात की जाती है। तो इस तरह की जो सहायता वाली बात है वो अनुच्छेद 42 कहता है। इसके अलावा 43 क्या कहता है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन तो मिलना चाहिए। इतना वेतन तो लोगों को मिले, लोगों को इतना वेतन तो मिले जिससे वो क्या कर सके? जीवन का निर्वाह कर सके। तो क्या है इसमें? जीवन निर्वाह कर सके, इतना क्या मिलना चाहिए? वेतन मिलना चाहिए। इतना वेतन तो मिलना ही मिलना चाहिए अनुच्छेद 43 के तहत। तो तीनों को जोड़ के देखना है। 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात करता है, जिसमें बुजुर्ग, बीमार, बेकार, दिव्यांगों की बात की जाती है। अनुच्छेद 42 है और मनोवांछित दशा की काम के लिए एक अच्छी दशाएं होनी चाहिए, अच्छी प्रकार का पर्यावरण होना चाहिए और प्रसूतियों को सहायता मिलनी चाहिए, जीवन निर्वाह कर सके, कम से कम इतना वेतन तो मिलना ही मिलना चाहिए। 43 अनुच्छेद ये बात कहता है। इसके अलावा 43 का ए भी हम बात करेंगे, इसमें 43 में उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है 43 का ए के बाद में जोड़ने वाली बातें हैं, वो है कि राज्य के उद्योगों के प्रबंधन में 43 क्या कह रहा है? देखिए, राज्य के उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों को शामिल करना चाहिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित राज्य को करनी चाहिए। राज्य की जो राज्यों को उद्योगों में, किसमें? जो भी उद्योग धंधे होते हैं उनके अंदर, उद्योगों में कार्मिकों की, किसकी? कार्मिकों की प्रबंधन के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। कि राज्यों के जो कार्मिक हैं उनको भी प्रबंधन में हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी बातों को इजीली रख सके, उनके साथ किसी भी तरीके का शोषण ना हो। इसलिए कार्मिकों को भी प्रबंधन के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, अनुच्छेद 42 ये कहता है, ये 43 कहता है। और ये 43 है, जब बड़ा ये आ गया इसका मतलब ये अमेंडमेंट बाद में हुआ है, ये अनुच्छेद 42 कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इस बात को जोड़ा गया। ध्यान रखना कब जोड़ा गया है? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में 43 ए जोड़ा गया है, जिसमें राज्यों के उद्योग धंधों में जो कार्मिकों को है उनके कार्मिकों को प्रबंधन के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई है। इसके अलावा 43 बी की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है? 43 बी की बात कर लेते हैं। तो इसमें राज्य की जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। क्या? राज्य की सहकारी संस्थाओं को, राज्य को क्या, जो सहकारी संस्थाएं हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में खूब चलती है सहकारी संस्थाएं, उनको क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। 43 बी कहता है, जो ये 43 है ये 97वें संविधान संशोधन 2012, कब? 2012 में इस बात को इसमें जोड़ा गया। ये बात भी ध्यान रखना आपको। तो ये हमने 43 देखा। अब जो हम देखेंगे वो है अनुच्छेद 44। इंपॉर्टेंट है, जो आजकल चल रहा है, इसके ऊपर बड़ा विवाद है और इसके लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इसको रखा गया है, जिसके भी कारण है क्यों रखा गया, वो है अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट 44
समान, क्या करता है ये? समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सभी धर्म, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा ही कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई से भी धर्म को मानने वाला हो, सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। इस तरह की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। कोशिशें की गई है इसके लिए, लेकिन हमारे यहां पर आज भी 80% मामले में समान नागरिक संहिता का पालन किया जाता है। कितने परसेंट? 85% और 80% के आसपास मामलों में समान नागरिक संहिता दे रखी है। समान का कानून है। अगर कोई किसी के साथ हत्या करता है, बलात्कार करता है, और कोई चोरी करता है, चकारी करता है, किसी तरह का झगड़ा होता है, उनमें समान नागरिक संहिता, उसमें धर्म नागरिकता के आधार पर किसी तरीके का वो नहीं लेते। लेकिन कुछ जो पर्सनल चीजें हैं वहां पर समस्या आती है, जैसे तलाक, विवाह, इन वाली चीजों में समान नागरिक संहिता का अभी तक इतना हुआ नहीं है। हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की, तो वहां तलाक के अलग नियम है, विवाह के अलग नियम है, तो उसके आधार पर समान नागरिक संहिता भी लागू नहीं हुए। लेकिन प्रयास जारी है इसके अंदर में। 3 तलाक की जो बात की गई है वो इसी बात को लेकर ही, तो समान नागरिक संहिता की बात को लेकर ही तो की गई थी, तो हम वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं आपको कि 1985 में एक शाहबानो केस आया था, जिसमें उसके जो पति है, शाहबानो की उम्र करीबन 70 साल थी उस समय, और उनके पति उनको तलाक दे देते हैं। 5 बच्चों के सहित शाहबानो भरण पोषण की बात करती है, और उसको उनकी कुछ समय होता है 100 दिन का, उसको कुछ कहते हैं उनकी लैंग्वेज में। उस दिन तक तो भरण पोषण वो लोग देते हैं, और उसके बाद कोई भरण पोषण उसके द्वारा नहीं दिया गया। उनके पति खुद वकील होते हैं और वो केस लड़ते हैं, और शाहबानो भरण पोषण की बात करती है। तो वो किसके अंदर समान नागरिक संहिता की बात करती है कि जिस तरह अन्य धर्मों में अन्य नागरिकों को जिस तरह के भरण पोषण दिया जाए, हमें भी उसी तरह का मिलना चाहिए, और इस तरह की बात कही गई, वहां उसको रिलीफ मिलता है, और ये बात सामने आती है। तो ये समान नागरिक संहिता से संबंधित केस हैं शाहबानो के। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इस तरह के अभी भी बहुत सारे केस चल रहे हैं जहां समान नागरिक संहिता की बात उठ के आ रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, संभाल के रखिए, पकड़ के रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, क्या कहता है? 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा जैसे हमने आंगनवाड़ी वगैरह में चलती है ना, वो वाली शिक्षाओं की बात कर रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षाओं का पर्यावरण मिलना चाहिए, वातावरण इस तरह का होना चाहिए, बाल अवस्था में उनकी देखभाल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए राज्य की तरफ से। तो अनुच्छेद 45 ये बात करता है। पहले इसमें शिक्षा का जो अधिकार 6 से 14 वर्ष की बात थी वो इसी के अंदर थी, अब उसको 21 के अंदर शामिल किया गया, आपको पता है, तो ध्यान रखना वो बात है ना। तो उसमें से इसमें से वो चीजों को रिमूव कर दिया गया है, और यहाँ पर क्या आ गया है? 6 वर्ष से कम उम्र वाली बात आ गई है। 6 से 14 वाली बात जो बात थी वो यहाँ से हटा दी गई है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 46 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 46, चलो अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। तो समाज के दुर्बल वर्ग हैं, जो ST SC में आते हैं, जो दलित वर्ग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था की बात अनुच्छेद 46 कहता है। उनको सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिले, समानता की स्थापना हो, इसके लिए वहां पर शिक्षा व्यवस्था की बात अनुच्छेद 46 करता है। किनके लिए? दुर्बल वर्ग के लिए किसकी? शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। किसके अंदर? अनुच्छेद 46 के अंदर, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा अब हम
46 बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि 46 तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है, आजकल चल ही रहा है। हम देख रहे हैं ST SC OBC के वर्ग के लोगों को शिक्षा के अंदर कुछ प्रावधान के तहत उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही है, छात्रवृत्तियां दी जा रही है, तो एक तरीके से विशेष उनका ध्यान रखा जा रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। करीब तो इसके अलावा इसमें गरीब तबके के लोगों को भी शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की, कि राज्य के लोगों के जीवन स्तर का सुधार के लिए, इंपॉर्टेंट बात है, अनुच्छेद 47 क्या कह रहा है, राज्य के लोगों का जीवन स्तर में सुधार की, जीवन स्तर में सुधार, पहली बात राज्य के जीवन स्तर, राज्य के लोगों के किसमें जीवन स्तर के सुधार की बात करता है, पोषाहार की बात करता है, इस तरह का उनको पोषण मिलना चाहिए, सभी लोगों को जीवन स्तर सुधरे, पोषण की बात करता है, सभी लोगों को पोषण अच्छा मिले, ये प्राथमिक कर्तव्य है। स्वास्थ्य अच्छा मिले, स्वास्थ्य की बात करता है, किसकी बात करता है, स्वास्थ्य की, तो जीवन स्तर, पोषाहार, स्वास्थ्य, ये क्या है, प्राथमिक कर्तव्य है। क्या है राज्य के, ये प्राथमिक कर्तव्य। इंपॉर्टेंट बात है, रीट में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, रीट में पूछा हुआ एक प्रश्न है कि राज्य को लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का, उनके पोषण में सुधार करने का, उनको उचित पोषण मिले और उनके उचित स्वास्थ्य उनका हो, उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिले, है ना, वो प्राथमिक कर्तव्य है। ये क्या है, ये प्राथमिक कर्तव्य राज्य। प्रश्न कैसे आया था, राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों की बात या प्राथमिक कर्तव्यों की बात किस अनुच्छेद में कर रखी है, तो अनुच्छेद कौन सा है, 47 है। इसी में राज्य में मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की बात कर रखी है। क्या कर रखी है, राज्य में मादक पदार्थों के सेवन पर रोक की बात कर रखी है, तो ये प्राथमिक कर्तव्यों की बात करता है। प्रश्न यहीं से आता है, जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार, स्वास्थ्य और राज्य के मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना प्राथमिक कर्तव्य है। इन चीजों का जीवन स्तर में सुधार प्राथमिक कर्तव्य है, पोषाहार प्राथमिक कर्तव्य, स्वास्थ्य प्राथमिक कर्तव्य है। तो ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले बना हुआ है, फिर प्रश्न आ सकता है, यह पूछा जा सकता है किन किन चीजों के, तो जीवन स्तर, पोषाहार और स्वास्थ्य की इसके अंदर बात की जाती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 48, उसमें क्या है, तो 48 क्या कहता है, राज्य में जो कृषि है, पशुपालन है, उसमें उचित और अच्छी टेक्नोलॉजी का क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। कृषि के लिए क्या किया जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। अनुच्छेद 48 में ये बात है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, राज्य कृषि में और पशुपालन में नवीन अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करता है ना, किसकी बात करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करता है, नवीन उन्नत तकनीकी का प्रयोग की बात करता है। उन्नत तकनीकी प्रयोग, उन्नत तकनीकी का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, ये बात करना चाहिए। राज्य को इस बात का ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया जाए। तथा इसी में इंपॉर्टेंट बात है, जो एक गर्म मुद्दा भी है, ध्यान रखना, राज्य के पशुओं को और विशेषकर गायों के वध पर रोक होनी चाहिए। राज्य में राज्य को पशुओं के तथा विशेषकर अलग से दे रखा है, गाय के वध को क्या कर देना चाहिए, अवैध घोषित कर देना चाहिए, इसको अंत कर देना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 48 कहता है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, इस बात को आपको अच्छे से निगरानी रखनी है कि अनुच्छेद 48 राज्य के कृषि, पशुपालन, उन्नत तकनीकी, पशु विशेषकर गाय वध की बात करता है। इसके अलावा इसमें ही और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें एक संशोधन किया गया, तो एक संशोधन के तहत इसमें और बातें जोड़ी गई जो कि हमने मूल कर्तव्यों में पढ़ी है, वन
वन्य जीव, झील, पर्यावरण, उनका संरक्षण की बात भी इनके अंदर कर रखी है। किस किस की? देखिए, वन्य जीव, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कर्तव्यों में, ध्यान रखना, वन्य जीव, झीलें, नदियां, इनके संरक्षण की बात, ये भी हमको इसमें ध्यान रखनी है। 48A में ये एक जोड़ा गया है, 48A जोड़ा गया है। अब बात हम करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 49 क्या कहता है? तो देखिए, जो अनुच्छेद 49 है वो क्या कह रहा है कि जो विरासतें हैं, हमारी राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, उनका संरक्षण भी करना चाहिए। किसकी बात कर रहा है? विरासतें, हमारी विरासतें, ऐतिहासिक महत्व की जो चीजें हैं, ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, उनका क्या करना चाहिए? संरक्षण की बात कर रहा है, उनका संरक्षण की बात कर रहा है अनुच्छेद 49। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विरासतों के संरक्षण की बात किस नीति निर्देशक तत्व में राज्य को ये कहता है कि राज्य को क्या करना चाहिए? विरासतों का संरक्षण करना चाहिए, तो अनुच्छेद 49। इस बात का भी ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अब हम धीरे धीरे इसको समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सिंपल है, यहां तक आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 50 ये कह रहा है कि राज्य को कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में क्या करना है? दोनों को अलग रखना चाहिए। क्या? कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें क्या करना चाहिए? इनमें अलग रखनी चाहिए, अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए इसकी। अब हम कह रहे हैं अलग अलग ही तो है, नहीं है अलग अलग, पहले भी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कार्यपालिका काम भी करते थे और न्यायपालिका का काम भी करते हैं। वर्तमान में भी कुछ ऐसी व्यवस्था है। अगर हम बात करें, हमारे कलेक्टर की बात करें, उसे जिलाधीश कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट डीएम कहते हैं उसको, हम डीएम भी कहते हैं। हम एसडीएम की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी भी है और न्यायिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट आता है। हम बात करते हैं जो एसडीओ है, एसडीओ को एसडीएम भी कहते हैं। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में कहीं न कहीं सम्मिश्रण है, इसको भी अलग अलग करना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 50 ये बात कहता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए। गांव के लोग हैं, आप जानते होंगे, गांव के लोग तो एसडीएम एसडीओ दोनों एक ही होते हैं, लेकिन वहां उसको मजिस्ट्रेट की पावर भी उसके पास होती है, इसलिए एसडीएम भी इसको कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्व में कहा जाता है। अब हम अंतिम की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है, इसकी हम बात करेंगे। लास्ट हमारा अनुच्छेद 51। तो भारत को क्या करना चाहिए? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। पहली बात क्या है? भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या? शांति को बढ़ावा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? शांति को और सुरक्षा को, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। पहली बात ये कह रहा। इसके अलावा सभी भारत को सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, सम्मानजनक उनके साथ उनको राज्य को अपने प्रति भी सम्मान और दूसरे राज्यों के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए, सम्मानजनक व्यवहार उनको करना चाहिए, न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए। तो भारत को क्या करना चाहिए? सम्मानजनक और न्याय संगत क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए अन्य राष्ट्रों के प्रति। किनके प्रति? अन्य राष्ट्रों के प्रति। भारत को सम्मानजनक और न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए। ये बात भी
अनुच्छेद 51 में दे रखी है। तो ये एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय बातें करता है, देश को लेकर के पूरी बातें करता है, भारत को लेकर के पूरी बातें कर रहा है। इसके अलावा भारत को और क्या करना चाहिए, तो भारत को अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते जो भी होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। संधि और समझौते को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। भारत को संधि समझौते को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। संधि और समझौते को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और जितने भी जो विवाद हैं, इसके अलावा क्या कह रहा है कि जितने भी वो विवाद है उनको मध्यस्थता के आधार पर सुलझाना चाहिए। क्या करना चाहिए, सुलझाना चाहिए। अर्थात भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना चाहिए, भारत को अन्य देशों के साथ सम्मानजनक और न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए, भारत को संधि और समझौते को बढ़ावा देना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय जो भी विवाद है उनको मध्यस्थता के आधार पर सुलझाना चाहिए। ये अनुच्छेद 51 के अंदर दे रखे हैं। हमारा ये टॉपिक पूरा हो उससे पहले एक बात मुझे याद आ रही है केटी साहा की। केटी साहा क्या कह रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों के लिए, वो मैं अंतिम लाइन के साथ आज हमारे ये टॉपिक पूरा करना चाहता हूं कि क्या कह रहा है केटी साहा, क्या कहते हैं। तो केटी साहा क्या कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है। चेक जानते हो ना, बैंक में लगता है, चेक के समान है जिसकी क्लियरेंस बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसकी क्लियरेंस अर्थात जिसका भुगतान किसके ऊपर, बैंक के ऊपर, बैंक पर आश्रित है या बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, बैंक के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात कि निर्देशक तत्व है ये राज्य के अनुरूप कार्य करते हैं, अर्थात राज्य चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकता है, इनके अनुसार कार्य कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। इसके ऊपर किसी तरीके का केस नहीं किया जा सकता, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकता, कोई अपील नहीं की जा सकती। अर्थात नीति निर्देशक वो चेक है जिसका भुगतान बैंक के ऊपर है, अर्थात राज्य के ऊपर है, वो चाहे तो इनके अनुसार काम करे, नहीं चाहे तो ना करे। धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये टॉपिक मेरा पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में पुनः मिलेंगे नई क्लास में नए संविधान का नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।